हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश जोशी। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हम अंग्रेजी भाषा के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहले यूनिट होती है वो अल्फाबेट्स होते हैं, क्योंकि अल्फाबेट से ही वर्ड बनते हैं और उन वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। और किसी भाषा के अनुप्रयोग के समय क्या होता है कि जब बहुत से सेंटेंसेस को मिला के हम रैंडमली यूज करते हैं तो वो भाषा बन जाती है, चाहे वो बोलने की भाषा हो या चाहे वह लिखने की भाषा हो। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्दों का जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पुरानी इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कंसीडर करते हैं। डिटर्मिनर्स को 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कंसीडर कर लिया गया है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, प्रपोजिशन होता है, डिटर्मिनर्स होते हैं। ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाती हैं। अब लेकिन हम सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सब्जेक्ट, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। और उस सेंटेंस के साथ जो अनिवार्य आवश्यकता होती है वह होती है वर्ब की। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि किसी वाक्य के निर्माण में अगर सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो सेंटेंस फॉर्म हो सकता है। सब्जेक्ट के भीतर दो चीजें होती हैं, एक नाउन्स और दूसरे प्रोनाउंस। नाउन्स भी दो तरीके के नाउन्स हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर नाउन हो सकता है या वो प्लूरल नाउन हो सकता है। और यदि मैं प्रोनाउंस की बात करूं तो प्रोनाउंस का केवल जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं केवल वे ही सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की अगर मैं बात करूं तो ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनके बिना कभी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज, इट, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है जिनके बिना भी वाक्य फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में यदि सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन का पार्ट और वर्ब हो तो सेंटेंस की कल्पना की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन हो, किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन हो, किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो, किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो। इनके बिना भी हम सेंटेंस की परिकल्पना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ही प्लेज, ये एक वाक्य है ही प्लेज जिसमें ही सब्जेक्ट है और प्लेज वर्ब है। केवल सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके ही हमारा वाक्य बन गया। इसी तरीके से एक और सेंटेंस हम अगर ले लें, दिस इज अ पेन, इसमें दिस जो है वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल और पेन एक नाउन है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट और वर्ब की अनिवार्यता अवश्य ही हर वाक्य में रहती है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए हमको कौन सी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिस्ट आउट कर लूं, तो इसमें ही हो सकता है, शी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है और इट हो सकता है, ये दिस हो सकता है, ये दैट हो सकता है, ये दीज हो सकता है, ये दोज हो सकता है, ये देयर हो सकता है, ये कोई जिरेंड हो सकता है, ये कोई इन्फिनिटिव हो सकता है और ये कोई फ्रेज हो सकता है। यानी कि ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं केवल ये ही किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इनके बिना किसी भी सेंटेंस की परिकल्पना संभव नहीं है। और यदि मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब हमारे पास क्या हो सकते हैं? वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें एम, इज, आर, वज, वर, हैज, हैव,
हैड, डू, डच, डिड, ये सारे वर्ब्स जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हमारे माइंड में एक माइंडसेट होता है कि अगर ये जो वर्ब्स हैं सारे, जिसको एम इज आर, वॉज वर, हैज हैव के नाम से जाना गया, जनरली हमारे माइंड में सेट होता है कि ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, और यदि किसी सेंटेंसेस में दो वर्ब हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक एक्शन वर्ड है, तो उस कंडीशन में वो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और वो एक्शन वर्ड जो है वो मेन वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ही इज अ बॉय, इस सेंटेंस में इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ही इज प्लेइंग, तो यहां पर ये जो है इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है। आशा करता हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में हम तीन चीजें कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी सेंटेंस में हम प्रेजेंट टाइम जोन में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको पास्ट के टाइम जोन में यूज कर सकते हैं, या उसको हम फ्यूचर टाइम जोन में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, किसी भी भाषा में दुनिया की, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, अमेरिकन, या जो भी दुनिया की, अमेरिकन भाषा तो खैर अंग्रेजी ही है, तो जितनी भी भाषा, चाहे रशियन हो चाहे हिंदी, हम किसी भी सेंटेंस को तीन टाइम जोन में यूज कर सकते हैं। या तो वो सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में वो सेंटेंस हो सकता है, या तो वो सेंटेंस पास्ट टाइम में हो सकता है, या तो वो सेंटेंस फ्यूचर टाइम में हो सकता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि किसी भी सेंटेंस को केवल हम 6 तरीके से यूज कर सकते हैं। वो 6 तरीके कौन से होंगे? या तो वो सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, दिस इज अ बुक। मैं इसको 6 तरीके से ओरेट कर सकता हूं। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, दिस इज अ बुक, मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूं, दिस इज नॉट अ बुक। फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, इज दिस अ बुक। अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो मेरे को उसका आंसर पॉजिटिव देना पड़ेगा, यस दिस इज अ बुक बोलना पड़ेगा, या अगर वो बुक नहीं है तो उसका आंसर मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा, नो दिस इज नॉट अ बुक। यानी कि हर यस नो क्वेश्चंस के, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो हर यस नो क्वेश्चंस की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव आंसर हो सकता है या तो वो नेगेटिव आंसर होता है। और जो आखिरी कंडीशंस होती है वो होती है कि हम किसी WH क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, व्हाट इज दिस, अभी हम लोगों ने लिखा था दिस इज अ पेन, और यहां पे हमने क्या लिख दिया, व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस का जो आंसर होगा वो दिस इज अ पेन होगा, अगर वो बॉल होगी तो दिस इज अ बॉल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये समझना है कि हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को अलग अलग 3 टाइम जोन में यूज कर सकते हैं, और हर टाइम जोन में उन सभी सेंटेंसेस को हम केवल 6 ही टाइप से प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई 7वां टाइप नहीं होता है। अगर ये सारी चीजें हम आसान तरीके से समझ लें तो अंग्रेजी की भाषा को सीखना बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके सेंटेंस फॉर्मेशन की जो आर्ट है वो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगी। दूसरी जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हमने हमारा सब्जेक्ट जो है उसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सब्जेक्ट चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउंस हो या नाउन्स हो। नाउन्स की तो क्लियर क्लासिफिकेशन है कि या तो वो सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट, या तो वो प्लूरल नाउन होगा। इसी तरीके से अगर हम सभी प्रोनाउंस की भी बात करें तो प्रोनाउंस का भी क्लासिफिकेशन है। कुछ प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर हैं और कुछ प्रोनाउंस जो हैं वो प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी अवश्य ही सिंगुलर होगा, और इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी अवश्य ही प्लूरल होगा। तो इसके लिए एक गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश है। गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश ये कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। इतनी थोड़ी सी बातों को समझ के हम बहुत आसानी से वाक्यों की फॉर्मेशन करने में कामयाब हो जाएंगे।
और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश में सारा कुछ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डिसाइडेड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब या तो V4 हो सकता है या V3 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में एम लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, वज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको केवल दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं, V3 यूज कर सकते हैं, या तो V4 यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी सेंटेंस में अगर डिड लगा हुआ है तो उसके बाद केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लग सकता है। अगर किसी सेंटेंस में डू लगा हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब तो इस कंडीशन में भी केवल V1 ही यूज हो सकता है। और अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में डज है तो इसके बाद केवल V5 ही यूज हो सकता है, जिसको कि हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। और ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, और अगर ये चीजें हमने समझ ली तो बहुत आसानी से हम अंग्रेजी के अनुप्रयोगों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में हैज लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है या हैड लगा हुआ है तो उस कंडीशन में हमारे पास केवल एक ही कंडीशन होती है कि हम केवल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। डच को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। डज या डू या इवन डिड, ये तीनों ही अगर किसी सेंटेंस में है तो इसके बाद केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा जो मेन वर्ब होगा वो केवल V1 ही लग सकता है और किसी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से मॉडल वर्ब्स के रूल्स की बात करें तो मॉडल वर्ब्स में भी अगर हमारे पास 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ought to, अगर ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं तो इसमें भी हमारे पास केवल 4 तरह की सेंटेंस पॉसिबिलिटी है। वो क्या पॉसिबिलिटी ऑफ सेंटेंसेस होती है? या तो हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल वर्ब हमने यूज किया है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल वर्ब यूज हुआ है तो उसके बाद हम बी यूज कर सकते हैं और उसके बाद V3 यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने मॉडल वर्ब यूज किया है, और जब भी मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा तो जो सब्जेक्ट्स मैंने पहले बताए थे उसके अलावा कोई सब्जेक्ट्स अंग्रेजी में नहीं होते हैं जिनके बिना सेंटेंस बनना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब अगर सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आ रहा है तो इसके बाद एक कंडीशन हो सकती है कि हमने बी लगा दिया और V4 यूज कर लिया, और फाइनल जो कंडीशन होती है लास्ट वो ये होती है कि सब्जेक्ट के बाद एक मॉडल वर्ब आएगा और उसके बाद हैव का यूज हो जाएगा और इस कंडीशन में V3 यूज होगा। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं मॉडल वर्ब के साथ या तो V1 लग सकता है या तो V4 लग सकता है या फिर V3 लग सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी अन्य फॉर्म्स ऑफ वर्ब की V2 या V1 की पॉसिबिलिटी या V5 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के भीतर सब कुछ बहुत प्री डिफाइंड होता है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो बामुश्किल से 30-40 तरीके के सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश में बनते हैं, और अगर हमने उन 30-40 तरीके के सेंटेंसेस को हर फॉर्म में सीख लिया, हर फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसको कैसे प्रेजेंट टाइम जोन में यूज करना है, कैसे पास्ट टाइम जोन में यूज करना है और कैसे फ्यूचर टाइम जोन में यूज करना है। साथ ही साथ हमने ये समझना है कि वो सेंटेंस कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के दो आंसर्स, पॉजिटिव आंसर्स और नेगेटिव आंसर्स, और कैसे WH क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। इतना अगर हमने समझ लिया तो अंग्रेजी बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा, और जिसके लिए हम आज बहुत परेशान हैं और हमको अंग्रेजी के कारण हमारा विषय समझ में नहीं आता। अगर हम इस रूट को फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बड़ी आसानी से इसको सीख जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।